आज के मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इन तमाम क्यूज को देखते हुए ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं इंक्रेड इक्विटीज की गौरव बिस्सा। गौरव, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों से, इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि हमारे लिए आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। तो किस तरह का मोमेंट आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड रहा है, 17,000 के करीब सपोर्ट मिल रहा है, 17,200 के करीब हमको हर्डल मिल रहा है। तो अगर यहाँ से क्यूज अगर देखने हो और जो हमने क्लाइंट्स को भी सलाह ये दे रहे हैं कि कोई गिरावट अगर देखने मिलती है टूवर्ड्स 6950 से 17,000, तो हम लोग वहाँ पे बाय की सलाह दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड 17,200 के आसपास में शॉर्ट्स हम लोग क्रिएट करें तो यहाँ पे बड़े कोई मोमेंटम ट्रेड्स फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज अगर निफ्टी फ्यूचर 17,200 के पार करता है तो बाय बनता है और आपका जो टारगेट बना 17,300 320 का बनेगा और आप 17,120 30 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी है वो की इंडिकेटर रहेगा आज के लिए, क्योंकि 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो वही उछाल मार रहा है बार बार। 39,300 फ्यूचर्स में काफी इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर 1 घंटे की क्लोजिंग अगर आती है तो मैं समझता हूँ बैंक एक्सपायरी के लिए आज बैंक निफ्टी जो है वो इंडेक्स प्ले करने लायक हुआ और वहां पे आपको 400-500 पॉइंट की उछाल देखने मिल सकती है। तो 39,300 जो है वो मेरे लिए की लेवल होगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए और निफ्टी के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के लिए ट्रेड आपको बताया, उसके लेवल्स भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो भी आपको बताया। कल हालांकि हमने देखा कि जो भारतीय बाजार थे वो दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए, लेकिन आज ध्यान से ट्रेड करिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है और लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए। गौरव, इसके अलावा ये भी बताइए आज किन शेयरों में ट्रेड करें? देखते साहब बैंक निफ्टी की बात करते कि अच्छा लग रहा है और कल भी आप जैसे आपने कहा कि अच्छे क्लोज मिली है हमको, तो फेडरल बैंक अच्छा लग रहा है। मिड कैप प्राइवेट में काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप ओवर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगले चार्ट पे ब्रेकआउट देखने मिला है, अच्छा ओवर एडिशन हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी बेहतरीन है और पॉइंट फिगर चार्ट में भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो ये बाय कर सकते हैं 132 के लिए। इसमें स्टॉप लॉस लगा 122 का होगा। सन फार्मा है जो अच्छा लग रहा है। अगर आप ओवरऑल फार्मा स्पेस देखेंगे रिलेटिवली बेटर कर रहा था, ज्यादा नहीं गिरा, इसके लिए आउट परफॉर्म हो रहा है। उसमें अगर आप सन फार्मा देखें तो क्लियर आउट परफॉर्म हो रहा है सन फार्मा और सिप्ला। सन फार्मा का स्ट्रक्चर बेहतर है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है यहाँ पे और एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप 995 के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 920 925 का इसमें स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये 2 कॉल्स गौरव की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमें समय देने के लिए और ये रणनीति भी आज के लिए सुझाने के लिए। तो आज दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। सन फार्मा में खरीदारी करिए 995 के लेवल्स के लिए और फेडरल बैंक में भी 132 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर आज खरीदारी कर सकते हैं। ये आज के लिए ट्रेडिंग की रणनीति। आगे हम आपको और भी कुछ ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे। लेकिन चलिए, ये तो हुआ मार्केट का एक्शन, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज कौन कौन सी आई हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद और वामाक्षी दोनों बने हुए हैं इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे पहले फोकस करते हैं नतीजों पर। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ अहम नतीजे आए आईटी स्पेस से, जिस पर कि लगातार हमारा फोकस बना हुआ है। शरद, आपसे समझना चाहेंगे, कल बाजार बंद होने के बाद विप्रो और एचसीएल टेक ने अपने नतीजे जारी किए। सबसे पहले तो नंबर्स बताइए कैसे रहे? जी बिल्कुल, विप्रो के जो नंबर्स थे ओवरऑल वीक नंबर्स कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यूज जो है हालांकि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन अगर आप पैट ले लीजिए, मार्जिन ले लीजिए, यहाँ पे मिस की है एस्टिमेट्स। हालांकि एट्रिशन में जो है सीक्वेंशियली एक अच्छी जो है डीग्रोथ देखने मिली और लगातार तीसरे क्वार्टर में जो एट्रिशन के जो आंकड़े हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिले हैं। ऑर्डर बुक जो था लगभग 24% साल दर साल बढ़ा और जो सीसी ग्रोथ रेवेन्यू गाइडेंस है, सीसी ग्रोथ जो है वो लगभग आप कह सकते हैं 4.1% और एक्सपेक्टेड रेट्स पे था जो ऑलमोस्ट 4% है। जो आगे जाते हुए गाइडेंस है हालांकि उस पर फोकस करेंगे तो सीसी ग्रोथ गाइडेंस ऑलमोस्ट 0.5 to 2% था, लेकिन अनुमान 1 से 3% का था, तो यहाँ पे भी एक थोड़ी मिस हुई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट्स जो है ओवरऑल ईयर ऑन बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ दिखाए है और एट्रिशन लेवल जो है 23% पे हैं। तो ये तो आपको आपके रिजल्ट्स थे विप्रो के। लेकिन दूसरे साइड में बात करें एचसीएल टेक के, तो सारे सेगमेंट्स में बीट हुई है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनालिस्ट की अपग्रेड्स आ सकती है। मार्जिन्स भी 18% तक बढ़ रहे हैं और इसमें सैलरी हाइक इम्पैक्ट को भी ले लिया गया।
गया है। एट्रिशंस अभी भी सपाट लगभग 24% के थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो अब बढ़ी है, अभी 3.5 से 14.5% हो गई है। और जो पहले जो गाइडेंस था वो 12 से लेकर 14% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY23 के लिए, लेकिन जो मार्जिन गाइडेंस है वो जो है उसमें भी जो है लोअर एंड में जो है थोड़ी सी कटौती हुई है, 18 से 19% हो गई है, पहले 18 से 20% था। और सर्विस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 16 से लेकर 17% तक का ग्रोथ दिखाने वाला है। तो जो अर्निंग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अगर कहें तो विप्रो की एक साइड में एकदम जो है वीक नतीजे देखने मिले हैं और HCL टेक में एक बीट नतीजे देखने मिले हैं। और ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट कमेंट्री है दोनों साइड से मिक्स्ड आ रही है, और ये चीज़ ट्रेंड हमने TCS में भी पकड़ा है। तो बहुत वॉलेटाइल जो है आपके IT अर्निंग सीजन दिख रही है इस हफ्ते, और आज ऑफ कोर्स इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले और उनके बाईबैक भी रहेगी, तो पूरी IT स्पेस में बस चल रही है। बिल्कुल 3 दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे अब तक आ चुके हैं और जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि शरद ने बताया, काफ़ी मिक्स्ड सा इस वक्त IT सेक्टर की तरफ से नतीजे आ रहे हैं। विप्रो की तरफ से एक तरफ हमने देखा कि थोड़ी कमज़ोर गाइडेंस आई है, वहीं HCL टेक ने एनालिस्ट को बीट किया है। और जैसा कि शरद बता रहे थे, एनालिस्ट की तरफ से कुछ अपग्रेड भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार चलते हैं वामाक्षी के पास और उनसे समझ लेते हैं ये जो नतीजे आ रहे हैं इसमें ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। वामाक्षी, आप बताइए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है और क्या HCL टेक पे कुछ अपग्रेड भी आया है? जी बिल्कुल पूजा, जैसे कि शरद ने कहा HCL टेक के नतीजे काफ़ी अच्छे थे और हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस भी ये स्टॉक पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहले राय जान लेते हैं। उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है। लक्ष्य रखा है 1000 प्रति शेयर का। सॉलिड ग्रोथ, मार्जिन सरप्राइज और वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है। रेवेन्यू ग्रोथ में कंसिस्टेंसी नज़र आई है उनके सर्विस कारोबार में। ईबिट वो भी ग्रो हो रहा है कंपनी का, और इसी के चलते आगे कंपनी की जो री रेटिंग है वो इसके द्वारा होगी। ईयर टू डेट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट्स को, और वैल्यूएशन भी पीयर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर नजर आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने HCL टेक पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है। मैक्वारी की राय जान लेते हैं HCL टेक पर। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1420 प्रति शेयर का। अनुमान से काफ़ी मजबूत नतीजे आए हैं मैक्वारी के ओपिनियन में। ईबिट मार्जिन गाइडेंस को हालांकि उन्होंने फॉर्मली लोअर किया है, 18 से 19% की गाइडेंस दी है, और HCL टेक मैक्वारी का टॉप पिक है IT पैक में। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैक्वारी ने HCL टेक पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। अब देखते हैं विप्रो पर क्या ब्रोकरेजेस का कहना है। तो 2 ब्रोकरेजेस आई है, एक CLSA की तरफ से जिन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, मगर एक ब्रोकरेज सिटी से आई है और उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रहती है। और हम देखते हैं कि ये क्या व्यूज़ आ रहे हैं इनके। CLSA ने लक्ष्य दिया है 450 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो दूसरे तिमाही के नतीजे थे वो अनुमान से के मुकाबले के इनलाइन थे। FY23 की कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव नज़र आई, मगर Q3 यानी कि तीसरे तिमाही FY23 की जो गाइडेंस है वो थोड़ी कंजर्वेटिव थी। मार्जिन्स बॉटम आउट हो गए हैं, मगर एक्सपेंशन पर फोकस करना होगा। रीजनेबल वैल्यूएशन के चलते CLSA ने विप्रो पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। सिटी ने विप्रो पर हालांकि बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य रखा है 370 प्रति शेयर का। जो दूसरे तिमाही के नतीजे थे वो सिटी के मुताबिक इन लाइन थे। जो Q3 की गाइडेंस कंपनी ने दी है वो हालांकि अनुमान से कमज़ोर थी। हेडकाउंट भी काफ़ी फ्लैटिश रहा है तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिटी की तरफ से विप्रो पर बिकवाली की राय बरकरार। ठीक है, तो विप्रो पर ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और HCL टेक की भी रिपोर्ट्स हमने आपको बताई। बहुत ही मिला जुला रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज IT सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरह की चाल यहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट को खुलने दे, एक बार चाल को एनालिसिस कर ले, उसके बाद भी कोई रणनीति यहाँ पर बनाने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। तो दोनों ही नतीजे हमने आपको बताया, उस पर ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ और भी खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए बताने के लिए। शरद बताइए।
जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले Q2 अपडेट अदानी विलमार का आया है और यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्ट करे कि रेवेन्यू सिंगल डिजिट जो है लो सिंगल डिजिट में ग्रो करे, माने 0 लेके 4% तक या 5% तक रेवेन्यू जो है आपका ग्रो कर सकता है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी वीक अपडेट ज़रूर आ रही है। हालांकि बहुत सारे कंपनीज़ हैं आपके इस FMCG स्पेस में जहाँ पे दूसरे जो हाफ में जो है वित्त साल 2023 के लिए वहाँ पे कंजम्पशन की पिकअप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ कहा है कि जो फूड एंड FMCG बास्केट है वहाँ पे 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। एडिबल वॉल्यूम ग्रोथ का जो है हायर रहा है उनके प्रीमियम सेगमेंट में और इंडस्ट्री एसेंशियल बिजनेस में लगभग 20% का इजाफा देखने मिला है। अब जो कंपनी है ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि प्राइसेस में कटौती हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस की, अब उसकी जो बेनिफिट्स है वो जो है आगे भेज सकते हैं कस्टमर्स को जहाँ पे मार्केट शेयर गेन हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ी इम्पैक्ट पड़ेगी क्योंकि इंपोर्ट होती है उनकी बहुत सारी रॉ मटेरियल्स स्पेशली पाम ऑयल। और इसके अलावा सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी देखने मिलेगा डिमांड ट्रेंड्स में, जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन ईज आउट हो रहा है और मानसून का भी एक इम्पैक्ट देखने मिला है। और ऑफकोर्स प्राइसेस घट रही है, फेस्टिव सीजन बढ़ रहा है, तो सेकेंड हाफ का जो अपडेट आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा स्टर्लिंग विल्सन के दूसरे तिमाही के नतीजे आए, हालांकि बहुत वीक नतीजे देखने मिले। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 78% का गिरावट देखने मिला और कंपनी ने कामकाजी मुनाफे और ओवरऑल नेट लॉस जो है रजिस्टर किया है। अब हम लोग फोकस करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे और ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन आई है एडटेक स्पेस में लिस्टेड में कल रात। हालांकि बायजूस में जो है आप कह सकते हैं 2500 एम्प्लॉयज़ को जो है फायर करने की रिपोर्ट्स आ रही थी और एक लिस्टेड स्पेस में अगर एडटेक स्पेस में देखो तो यहाँ पे डील हो रही हैं और यहाँ पे वेरेंडा लर्निंग 76% स्टेक जेके शाह क्लासेस जिसके लिए ऑलमोस्ट 338 करोड़ रुपीस के लिए जो है एक्वायर की है। और इसके अलावा ये स्टॉक जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका अपने IPO लेवल से। और इटीना स्वदेश से खास बातचीत में वेरेंडा लर्निंग के मैनेजमेंट ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं अगले 3 साल में। मक्संस फार्मा 200 करोड़ की एक्सपेंशन करने वाली है जहाँ पे 8 बिलियन टैबलेट्स जो है उनकी इजाफा होने वाली है और अभी करंट कैपेसिटी जो है लगभग 8 बिलियन यूनिट्स का ही है, तो डबल हो रहा है कैपेसिटी, अभी 75% यूटिलाइजेशन पे है। फंडिंग जो इंटरनल एक्रोल्स और इक्विटी से होगा। NTPC और सीमेंस ने भी करार किया है और ये हाइड्रोजन को फायरिंग यूनिट के लिए किया है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। मिड कैप स्पेस से सुवेन लाइफ साइंस भी है, रिकॉर्ड डेट आ गई है राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए 400 करोड़ रेज होगी और लगभग 7.3 लाख शेयर्स 55 रुपये प्रति शेयर पे जो है आने वाली है आपकी राइट्स इश्यू और एंटाइटलमेंट का रेशियो 1:2 रहेगा। इसका मतलब अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 2 शेयर मिलेगा। LIC भी फोकस में रहेगा, पावर ग्रिड, क्यों यहाँ पे LIC ने पावर ग्रिड में अपनी स्टेक घटा दी है, पहले 5.3% था और अब 2% की गिरावट अब 3.3% पे आ गई है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। ऑफकोर्स स्टील पाइप स्टॉक्स में भी अच्छी बज़ देखने मिल रही है, सो इन सारे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छी देखने मिल रही है, डिमांड स्पेशली ऑयल गैस सेगमेंट में बढ़ा है और महाराष्ट्र सीमलेस भी फोकस में रहेगा क्योंकि अब वो 17 अक्टूबर को जो है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ पे विचार करेंगे, एक होगा बोनस शेयर इशू और दूसरा होगा शेयर स्प्लिट। अब याद रखिए कंपनी का जो आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू है 5 रुपये प्रति शेयर पे है। वेदांता भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है कैश को शिफ्ट करने का, रिजर्व्स का लगभग 12,500 करोड़ का रिजर्व्स है और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से डिविडेंड अगर स्पेशल आता है तो 30 रुपये से लेकर 33 रुपये तक जो है मिल सकता है डिविडेंड स्पेशल। मिष्टान फूड्स भी 1000 किलोलीटर्स पर डे का एक ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में खोला है। लगभग 2250 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और कंपनी मान रही है कि 3500 करोड़ का जो है एनुअल रेवेन्यू, हर साल रेवेन्यू जो है आने वाला है और ये कमेंसमेंट जो है दूसरे तिमाही 2024 को देखा जाएगा। तानला प्लेटफॉर्म्स भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आ गया शेयर बायबैक का 25 अक्टूबर रहेगा। स्टर्लिंग विल्सन को भी जो है लगभग 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला है NTPC की आर्म का, तो उसमें फोकस रहेगा। और अदानी पोर्ट्स में भी जो है अवार्ड लेटर आ गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, जहाँ पे वो डीप सी पोर्ट जो है ताजपुर में बनाएंगे। और आखिर में बात करेंगे पेप्सी को, वरुण बेवरेज एक्चुअली फोकस में रहेगा क्योंकि वो बॉटल और डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी के इंडिया में और पेप्सी को जो डबल डिजिट ग्रोथ है उन्होंने सितंबर तिमाही या दूसरे तिमाही में भारत में रजिस्टर की है, तो एक टाइप से पॉजिटिव देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स एंड ऑफ कोर्स एक सेक्टर स्पेसिफिक मूव पाइप स्टॉक्स में भी देखने मिलेगा।
बिल्कुल। तो ये कुछ अहम खबरें हमने आपके सामने रखी और इसका पूरा एनालिसिस भी हमने आपको अभी बताया। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों और इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में बताने के लिए। लेकिन कुछ और भी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स बाकी हैं। आईटी शेयरों के अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं जिन पर की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बायोकॉन की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 415 प्रति शेयर का। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है इनको। अर्निंग्स कैटलिस्ट रहेगा अगले कुछ तिमाही में स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए, और स्टॉक की जो रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है वो अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। सेम्बली का शेयर गेन और बेवा और एस्पार्ट के जो अप्रूवल्स है वो स्टॉक के लिए अगले ट्रिगर होंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से बायोकॉन पर खरीदार की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 415 प्रति शेयर का। आईटीसी ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 355 प्रति शेयर का। जो रूरल नेटवर्क है वो काफ़ी क्रूशियल है उनके ईएसजी एफर्ट्स के लिए। वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सुधार रहे हैं और इसी के चलते उनके जो ईएसजी एफर्ट्स है वो भी काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीसी का जो मार्स ऐप है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है पार्टनर्स के द्वारा, और इसी के चलते उनका जो आईटीसी का आशीर्वाद ब्रांड है वो स्केल अप होता हुआ दिखेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएलएसए की तरफ से आईटीसी पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार, लक्ष्य का है 355 प्रति शेयर का। मारुति ये ऑटो स्पेस में से ये मेजर स्टॉक भी फोकस में रहेगा। सीएलएसए की तरफ से बिकवाली की राय आ रही है, हालांकि टारगेट प्राइस है करीब 7,600 के करीब। डिमांड मॉडरेशन पॉसिबल है FY24 में, सीएलएसए का ऐसा मानना है। निकट अवधि में काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए सारे ट्रिगर्स, मगर FY24 के लिए जो आउटलुक है वो थोड़ा चिंताजनक है। एसयूवी सेगमेंट भी का जो शेयर है वो भी आगे चलते हुए बढ़ सकता है। ईबिटा एस्टिमेट्स को उन्होंने करीब 11 से 12% तक बढ़ाया है FY23 और FY24 के लिए, मगर उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा एशियन पेंट्स भी फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय बरकरार, स्टॉक टारगेट प्राइस रखा है 3,525 प्रति शेयर का। 18 to 20% की ईबिटा गाइडेंस दी है मीडियम टर्म पर। पोजीशन जो उनकी है कंपेटिटिव पोजीशन वो और भी मजबूत होते हुए नजर आ रही है, और होम इम्प्रूवमेंट ये सेगमेंट में वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो इन सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेपी मॉर्गन की तरफ से एशियन पेंट्स पर ओवरवेट की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 3,525 प्रति शेयर का। इसके अलावा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिन पर कि आपको नज़र रखनी है। तो ढेर सारे अपडेट्स आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो चलिए, ये तो कुछ बड़े अपडेट्स जो हमने आपको बताए, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा इवेंट है जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। और आज आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस अपने नतीजे घोषित करेगी, और नतीजों से क्या अनुमान है पहले आपको ये बता देते हैं। और नतीजे तो आएंगे, लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, कंपनी बायबैक की घोषणा करने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी, और माना जा रहा है कि 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच का बायबैक हो सकता है। तो क्या प्राइस पर आता है और कितने पर ये बायबैक अनाउंस होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन नतीजों की अगर बात करें तो रुपी टर्म्स में हमारा अनुमान है कि 5.9% की बढ़त देखने को मिल सकती है। डॉलर टर्म्स में 3.2% की बढ़त देखने का अनुमान है। एबिट मार्जिन जो रहेंगे वहाँ पर 20.5% के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, और मुनाफे में 9% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू अगर देखेंगे तो वो 4.8% के पास रह सकती है, पिछले क्वार्टर के 5.5% के सामने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री जिन पर कि हमारी नज़र रहेगी, उसमें बायबैक को लेकर क्या घोषणा होती है, मार्जिन को लेकर गाइडेंस क्या देती है कंपनी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। नए क्लाइंट के आंकड़े, डील पाइपलाइन कैसी होती है और आगे के लिए इसको लेकर क्या गाइडेंस दे रही है। इसके अलावा हायरिंग और एट्रिशन ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अभी तक जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं, नंबर तो अच्छे हैं लेकिन कमेंट्री काफ़ी मिक्स्ड है। और इसके अलावा एट्रिशन बढ़े हुए हैं, मार्जिन को लेकर भी यहाँ कहीं ना कहीं कंपनियाँ कुछ कंसर्न्स दिखा रही हैं। अब इन्फोसिस के नतीजों में देखना होगा
यहाँ पर आंकड़े किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने भी कुछ सैलरी हाइक्स ली थी बड़ी, और उसका असर इस बार मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा नंबर्स कैसे आते हैं, कमेंट्री कैसी होती है, और बायबैक को लेकर किस तरह की घोषणा होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए इन्फोसिस के नतीजों में। चलिए, ये तो बात हुई इन्फोसिस के नंबर्स की। अब इक्विटी मार्केट से रुख करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा इस वक्त मौजूद हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए सोने चांदी में क्या करें, क्योंकि काफ़ी सारे ग्लोबल डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच, और सोने में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा भी आने वाला है फेड के, यूएस का सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो उसके पहले क्या ट्रेड ले, और इसके बाद आप किस तरह की चाल सोने में देख रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो हमने पीपीआई के आंकड़े देखे वहां पर देखा था कि इन्फ्लेशन जो है अब भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, और अभी फूड और हाउसिंग प्राइसेस की वजह से एलिवेटेड है इन्फ्लेशन, जिसके बाद हमने गोल्ड में एक दबाव बरकरार होते रहते देखा है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के बाद भी एक उछाल देखने मिला था, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं फ्लैटिश सा ही कारोबार हो रहा है। मेरा मानना है कि जब तक 1685 से $90 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है, यानी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक दबाव बरकरार रहेगा, और उछाल पे बिकवाली करके चलना फायदे का सौदा हो सकता है। एमसीएक्स पर 51,050 से 51,100 जोन अगर मिले तो वहां पर बिकवाली कर सकते हैं, और डाउन साइड में जो रिसेंट लोज है 50,700 के वो रिटेस्ट हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये राय सोने चांदी में आपको दे दी गई है। इसके अलावा क्रूड पर क्या राय बन रही है अमित आपकी? देखिए, क्रूड में फिलहाल जो हमने पिछले हफ्ते काफी बड़ी रैली देखी थी 2 मिलियन बैरल्स पर डे के प्रोडक्शन कट के बाद ओपेक के द्वारा, उसके बाद एक सस्टेन्ड करेक्शन देखने मिली, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स भी यूएस में खास करके दबाव में रहे हैं, उसका असर देखने मिला है। ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है ये कंटिन्यू होगी, और 7,000 के करीब के लेवल हमें भारतीय बाजार में यानी एमसेक्स पर देखने मिलेंगे। तो इसके चलते 7,250 पे मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा, और 7,040 से 30 के लेवल देखने मिलेंगे। हालांकि जरूर कहूंगा कि ये एक करेक्शन है, इसके बाद हम शॉर्ट टर्म तेजी दोबारा 7,000 के लेवल से रिज्यूम होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए कच्चे तेल में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल 7,040 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। और बेस मेटल्स में क्या करें अमित? जी, देखिए, एल्यूमिनियम में कल जो एक अपडेट आया है कि रशियन एल्यूमिनियम यूएस की तरफ से बैन हो सकता है, उसके बाद एल्यूमिनियम में हमने उसी तरह का उछाल देखा जो पिछले हफ्तों में हमने दिखाई दिया था। एमसीएक्स पर हमने देखा कि 211 से 12 तक के लेवल भी प्राइसेस में छुए हैं, और ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम बेस्ट बेस मेटल रहेगा शॉर्ट टर्म बेसिस। 214 से 215 तक के भी लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। मैं एल्यूमिनियम में तेजी करना प्रेफर करूंगा एज ऑफ नाउ। ओके, तो एल्युमिनियम इस वक्त अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये सारी रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर में बिकवाली करिए, कच्चे तेल में भी बिकवाली की रहा है, बेस मेटल्स में एल्युमिनियम में यहाँ पर अच्छा लग रहा है अमित को, खरीदारी करके चल सकते हैं। 212 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 201 का। ये व्यू कमोडिटी मार्केट से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए